यूपीएससी हिस्ट्री का ऑप्शनल का तीसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है या इसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि इसके अभिलेखों को पढ़ा नहीं गया है या इसमें लिखे गए जो स्क्रिप्ट है दे आर नॉट डिसिफर्ड इट। सिंधु सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है और मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन तीनों के नाम से इसको पुकारा जाता है। और विशेषकर सिंधु घाटी का महत्व भारत के लिए है क्योंकि जब अंग्रेज भारत का इतिहास लिख रहे थे तो उन्होंने भारत के इतिहास को वैदिक काल से लिखना शुरू किया और उस समय एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया कि आर्य बाहरी थे, आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना की और भारत में इतिहास की स्थापना ही विदेशियों के द्वारा हुई है। तो जेम्स मिल ने जिस इतिहास की नींव डाली उस इतिहास में उन लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया कि एंशिएंट हिस्ट्री was established, ancient India was ruled by the foreigners, means that they were the Aryans. Medieval India was also ruled by the foreigners, they were the Muslims. And if the British are there in present time, there is nothing new for Indians, they are habituated of being ruled by the foreigners. तो एक तरह से भारत के लोगों की तमाम बेइज्जती कॉलोनियल और जो इंपीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने किया वो तो काबिल तारीफ है। उनका नेचर ही रहा है कि लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे रखे। लेकिन जैसा मैंने कहा 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और तब 1920 के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का सिलसिला शुरू हुआ। जब दयाराम साहनी और राखालदास साहनी ने हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की, उस समय अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है क्योंकि वो तो इसी गरूर में थे कि भारत में जो कुछ भी हुआ है सब फॉरेनर्स के द्वारा हुआ है और प्राचीन काल के जो आर्य हैं वही अंग्रेज भी हैं। तो भारत के लोगों को जो आर्य कह रहे थे उनको कह रहे थे कि तो मेरे बिछड़े हुए भाई हैं और किस तरह से किसी देश में जाकर उस देश के लोगों को ही अपने समर्थक बना लेना है, ये आर्ट अंग्रेज पूरी तरह से जानते थे। तो इसलिए जब खुदाई शुरू हुई और जब मोहनजोदड़ो का विशेषकर टाउन प्लानिंग उभर कर सामने आया तो अंग्रेजों को लगा ही नहीं कि इस तरह की उन्नत सभ्यता का विकास भारत की धरती पर कभी हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने तो अपने सभ्यता को सर्वोच्च बना दिया था। और जब सिंधु घाटी सभ्यता का टाउन प्लानिंग मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इस चीज पर वो एक मत नहीं हो पाए कि इस पीरियड को हम किस कैटेगरी में डालें। फिर जॉन मार्शल जब इंग्लैंड गया तो इलस्ट्रेटेड जर्नल ऑफ लंदन में उसने सिंधु घाटी में मिले हुए सील्स को प्रकाशित किया। एज सेइस एक हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जो असीरियाई सभ्यता का उत्खनन करवा रहे थे। उन्होंने जब उन सील्स को देखा, मोहरों को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो किसी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का सील है, मोहर है। अब जब स्वयं अंग्रेज कह रहे थे कि आर्य भारत में 1500 ईस्वी पूर्व में आए, अर्थात जब सिंधु घाटी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन होगा तो वह वैदिक से पहले का हो गया। अर्थात अंग्रेज जो कहना चाह रहे थे कि भारत में सभ्यता का शुरुआत यूरोपियंस ने किया, उनके बनाए गए इस ऐतिहासिक अवधारणा का महल ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। लेकिन अंग्रेज कम थेथर नहीं थे, थिएटरोलॉजी के वो मास्टर थे, पीएचडी थे। अब उन्हें लगा कि भारत के लोगों को अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का श्रेय देंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता तो वर्ल्ड में अनपैरेलल सभ्यता के रूप में सामने आई। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह टाउन प्लानिंग प्राचीन विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं था। इस तरह से पके हुए ईंट का प्रयोग विश्व की किसी सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता के बराबर नहीं था। तब तो ये श्रेय देना होता अंग्रेजों को ना कि भारत के लोग प्राचीन काल में बहुत ही श्रेष्ठ थे, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने एक बौद्धिक षड्यंत्र किया फिर से
और सिंधु सभ्यता को विदेशी सभ्यता घोषित कर दिया, क्योंकि वो उनके गले अटक जाता, गले में फंस जाता कि अगर सिंधु सभ्यता के विकास करने का श्रेय भारत को देते। तो इसलिए शुरुआत में सिंधु सभ्यता के विकसित करने का श्रेय मेसोपोटामियंस को इनवेरिएबली दिया गया और उसी समय विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत पॉपुलर हुआ। भारत जब आजाद हुआ तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे साइट पाकिस्तान में चले गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसके बाद भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में बड़े पैमाने पर एक्सकैवेशंस करवाए। फिर आज के राजस्थान के इलाके में बहुत सारे इंडस के साइट्स मिले और राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, इवन कश्मीर तक मिले। कुछ साइट मध्य प्रदेश में भी मिले और साइट्स मिलने का लगातार क्रम जारी है। एक्सकैवेशंस इतने बड़े पैमाने पर हुए कि यह थियरी अब इंडिजिनस ओरिजिन थियरी अब ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि भारत की धरती से ही इस सभ्यता का विकास हुआ और ये अपने सर्वोच्च अवस्था में अर्बन सिविलाइजेशन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में भी जानी जाती है। तो भारत का पहला शहरीकृत सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। अंग्रेजों ने निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के लोगों को नहीं दिया, लेकिन आधुनिक जो हमने स्रोत पढ़ा है ऊपर में, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो रिमेन्स हैं, दे आर वेरी मच इन फेवर ऑफ द इंडिजिनस ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में इसको डेवलप कर, इसको जानने का प्रयास, इंटरप्रेट करने का प्रयास इतिहासकारों ने किया। अब इसमें जो टॉपिक्स आते हैं, इसकी उत्पत्ति जो अभी हमने कहा, अंग्रेजों ने इसे फॉरेन ओरिजिन थ्योरी कहा, आज इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी इसका पॉपुलर है। डेट इस पीरियड में पहले के जमाने में कहा जाता था कि 2600-2800 की मतलब समय अंतराल है। अभी 5500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी में जो 4 फेज है, प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। तो जो प्री हड़प्पा का टाइम है वो 5500 तक जा रहा है और इग्नू की किताब में आप उसको देख सकते हैं। एक्सटेंट जो है इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन 150 शब्दों में आ सकता है। तो ओरिजिन जो एक्सटेंट है आज की तारीख में तो जरूर मांडा से भक्तराव 1100 किलोमीटर और सुक्ता गंडोर से आलमगीरपुर 1600 किलोमीटर है, लेकिन अभी इसका दायरा बढ़ने की संभावना है क्योंकि और भी क्षेत्रों में इसके साइट्स मिल रहे हैं। क्योंकि भारत में एक्सकैवेशन उतना ज़्यादा होता नहीं तो लेकिन फिर भी पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर यह प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। तो एक्सटेंट के बारे में इसके जो फीचर्स हैं इसमें सभी चीज आ जाता है। इसे आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, प्रोबेबल सामाजिक जीवन, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, रिलीजियस लाइफ, और इन सबों पर प्रमाणों के आधार पर उस समय जो मिले हैं प्रमाण, उनको वर्तमान से तुलना करके प्रयास किया जाता है कि उनके जीवन के सभी पक्षों का एक मूल्यांकन किया जाए। चूंकि उनकी लिपि जिसको ब्रुस्टोफेदन बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ये लिपि अभी पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि अभी एक भी अभिलेख बाइलैंग्वेल नहीं मिला है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि अगर बाइलैंग्वेल मिल गया रहता तो अभी इसके लिपि को पढ़ लिया जाता, लेकिन बाइलैंग्वेल कोई अभिलेख मिला नहीं। तो इसके फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स, ये सभी फीचर में आ जाता है ना। इसके बाद डिक्लाइन आता है। डिक्लाइन पर लगातार सवाल आते रहा है। अकस्मात डिक्लाइन हुआ। पहले के जमाने में इंद्र को दोषी दिया जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और यह कहा जाता था कि सिंधु घाटी के शहरों का विनाश करने का श्रेय आर्यों को है। पुरंदर इंद्र यानी आर्य आक्रमण का थ्योरी पहले के जमाने में बहुत लोकप्रिय था क्योंकि मोहनजोदड़ो से भी स्केलेटन्स बहुत सारे मिले हैं। लेकिन आज की तारीख में यह साफ है कि उन स्केलेटन्स पर कटे फटे का निशान नहीं है, यानी युद्ध में घायल होने मरने का निशान नहीं है। और इंद्र अकेले
कैपेबल नहीं हो सकते, क्योंकि मोहनजोदड़ो में ऐसा प्रमाण मिला है, अन्य जगहों पर प्रमाण नहीं है। और आज की तारीख में सिंधु घाटी के जो एक्सटेंट है, यानी अगर हम 1100 किलोमीटर भी ले तो दिल्ली से फतुहा हो जाए, 1600 किलोमीटर ले तो दिल्ली से कलकत्ता हो जाएगा। तो ऐसा नहीं किसी सभ्यता में होगा कि दिल्ली का पतन हुआ तो कलकत्ता और 20 के लोग आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए आज का जो थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशन है, डिक्लाइन के बदले ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, ऐसा एक क्रम भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में है। इसलिए डिक्लाइन वर्ड इज नॉट प्रॉपर वर्ड टू बी यूज राइट नाउ। जो कुछ इतिहासकार हुए हैं आज के जमाने में, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी दिया है कि जो अर्बन सिविलाइजेशन है उनके फीचर्स ट्रांसफॉर्म कर गए रूरल फीचर्स में। सभी सभ्यता का उत्थान और पतन होता है, सिंधु घाटी भी। ग्रेगरी पॉसेल एक इतिहासकार है जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन एक किताब लिखा है। तो उनका कहना है कि ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड वुड बी मोर, इट वुड बी प्रॉपर वर्ड टू यूज, नॉट डिक्लाइन। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सर्वाइवल एंड सिग्निफिकेंस, सर्वाइवल जो है यानी अस्तित्व और महत्व। What survived from the Indus Valley and what features of the Indus Valley are even present in the present civilization? तो जैसे जल पूजा है, मातृ देवी की पूजा है, आदि शिव की पूजा है, सांप की पूजा है, वृक्ष की पूजा है, ये प्रोबेबली सिंधु घाटी के कंटिन्यूटी है। सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी भी इसको कहा जाता है। तो जब आप दो सभ्यताएं आपस में मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो दोनों में गिव एंड टेक होता है, हर जगह होता है। जिस तरह से भारत के इंडेंचर्ड लेबर जब अफ्रीका गए, ट्रिनाड गए, सुरिनाम गए, फिजी गए, मॉरिशस गए, तो अपनी संस्कृति को भी लेते गए और वहां की संस्कृति में मिला दी। सेम थिंग वुड हैव हैपेंड इवन इन इंडिया। इंडस पीपल मर्ज्ड विथ द आर्यंस एंड देन अ मिक्स्ड कल्चर डेवलप्ड वेयर सर्टेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सर्वाइव्ड एंड इवन दे आर सर्वाइविंग टुडे। इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर होता है कि सिंधु घाटी का नगर निर्माण योजना, सिंधु घाटी में घर बनाने की योजना, क्योंकि सिंधु घाटी का घर शहर एकदम प्लेन सिटी है। और इवन जब हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, उनका प्लानिंग हम लोगों से बेहतर प्लानिंग है। उनके गलियां सीधी हैं, उनके घर सीधे बने हुए हैं, मोहल्ला वाइज बना हुआ है। उससे हम निकला हुआ नाली का पानी का फ्लो बहुत ही नॉर्मल है। यह माना जाता है कि सिंधु घाटी में बारिश कितनी भी हो, वाटर लॉगिंग नहीं होता था। और लोथल का जो ड्रेनेज सिस्टम है वर्ल्ड का बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, इंडस वैली का बेस्ट है तो वर्ल्ड का बेस्ट है। तो उसको भी देखा जाता है कि किस तरह से इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उस पर भी आजकल मटेरियल से लेकर सब कुछ अवेलेबल है। इसीलिए सिंधु घाटी भी हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। और सिंधु घाटी ने भारत के गौरव को स्थापित किया है। और विशेषकर जब भारत के लोगों को यह पता चला, या इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी जिन लोगों ने दिया कि सिंधु घाटी हमारी सभ्यता है, तो इतिहास जो वर्तमान में रहने वाले लोगों को गौरव का एहसास करवाता है, उसके लिए इंडस वैली इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इंडस वैली में भी क्योंकि फिर 250 और 150 शब्द का ही अब स्कोप है, पहले के जमाने की तरह 600 शब्दों का कोई सवाल तो अभी आता नहीं है। तो इसीलिए ये हर टॉपिक उस स्कोप का है, इसमें उतना जो भी इतिहास पढ़ेंगे लोग, उतना शब्दों में लिखना कोई मुश्किल का चीज नहीं होता है। लेकिन सवालों का नेचर बदलते रह रहा है। तो आप जब पूरा होलिस्टिक पढ़ते हैं, तब जाके आप कोई भी शब्द नया भी आता है तो आपको रिलेट करने की स्थिति में रहते हैं। तो हर पक्ष जानिए, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़िया से जानिए। और इस यूट्यूब के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग 5 दिसंबर 2023 से हिस्ट्री ऑप्शनल का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास यूपीएससी एक्सक्लूसिव शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग भी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो हम लोग के कोचिंग के नंबर 9334102329 9334102329 पर संपर्क करें, डिटेल की जानकारी लें और फिर हमसे जुड़े। थैंक यू।